कोई व्यक्ति जब पढ़ा लिखा हो जाता है या फिर ऊंची कक्षाओं का ज्ञान अर्जन कर लेता है तो कहते हैं कि उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है और वह कोई भी कार्य उसके बाद बेहतर तरीके से संपन्न करता है, अर्थात उसमें बुद्धिमत्ता का विकास होता है। तो कहते हैं मानव में बुद्धिमत्ता का विकास करना, कौशल का विकास करना, जिससे वह कोई भी कार्य बेहतर तरीके से संचालित कर सके, दरअसल यही बौद्धिक पूंजी निर्माण कहलाता है। बौद्धिक पूंजी निर्माण का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में बहुत ही अहम माना जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भूगोल विषय में भी थोड़ा सा इसे हम पढ़ते हैं। अब देखिए बौद्धिक पूंजी निर्माण कैसे होगा, या एक मानव है उसको हम कार्यशील मानव में कैसे परिवर्तित करते हैं। मैंने बताया था कि 2-3 ऐसे तरीके हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर, ठीक है, प्रशिक्षण के माध्यम से, और उसे शिक्षा देकर, और कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर, ठीक है, और किसी व्यक्ति को उपयुक्त माहौल प्रदान कर हम बौद्धिक पूंजी निर्माण कर सकते हैं। खास तौर पर बौद्धिक पूंजी निर्माण की जब बात आती है तो इसमें एक ऐसा सहायक तत्व है जो सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है, वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा यानी कि इसे हम कहते हैं एजुकेशन। शिक्षा या एजुकेशन वह माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है, और कहते हैं कि ज्ञान वह वस्तु है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो कि कभी मरता नहीं। ज्ञान कभी मरता नहीं, सड़ता नहीं, बल्कि ज्ञान अजर अमर रहता है। और जब तक इंसान का जीवन है तब तक उसके साथ कोई रहे न रहे, उसका प्राप्त किया हुआ ज्ञान या नॉलेज हमेशा रहता है। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही अपने आप को ज़्यादा समझदार बना पाता है, बुद्धिमान बना पाता है। किसी भी फैसले को लेके एक बेहतर निष्कर्ष तक, या एक बेहतर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, डिसीजन मेकर, वो नॉलेज के जरिए ही किसी इंसान में आता है। तो कहते हैं कि शिक्षा के जरिए ही इंसान काफ़ी कुछ सीखता है। शिक्षा के अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रशिक्षण। भारत के संबंध में और विश्व के संबंध में भी कहते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण, या इसको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग, इसके माध्यम से कुशलता या कौशलता या फिर स्किल प्राप्त किया जाता है। कौशल मतलब किसी कार्य को हम कर तो लेते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से करने का एक हुनर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सड़कों में आप वाहन देखते हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर होता है, ठीक है, सभी चलाते हैं। लेकिन एक ड्राइवर या चालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो वो चला चला के सीखते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो बकायदा प्रशिक्षण संस्थान में जाके ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। चलाते दोनों हैं, लेकिन अक्सर देखिएगा दुर्घटना उन्हीं का होता है ज़्यादातर, जो ट्रेनिंग नहीं लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चला तो लेते हैं, लेकिन सही जगह पे सही तरीके से इंडिकेटर, सही स्पीड, सही दिशा निर्देश, रोड का सही नियम आदि नहीं जानते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि दुर्घटनाएं होती हैं। तो कहते हैं कि किसी कार्य को करना और उसको बेहतर तरीके से करना, दो अलग अलग चीजें होती हैं। किसी कार्य को अगर करेंगे कोई व्यक्ति तो काफी लोग उसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक काम को 100 लोग कर लेंगे, अच्छे से केवल कर लेंगे मान लीजिए, लेकिन उसको बेहतर तरीके से अगर करने की बात आएगी तो 100 में से केवल 5 होंगे। क्यों? क्योंकि वो 100 में से 5 वेल ट्रेंड होंगे, ट्रेनिंग लिए हुए होंगे।
प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होंगे। तो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होता है या फिर जो ऊंची शिक्षा अर्जित करता है, ऊंचा ज्ञान पाया होता है, वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? मानव पूंजी के रूप में, अर्थात मानव एक कार्यशील मानव बन जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन, एक ऐसी आबादी में तब्दील हो जाता है वो, जो कि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से पैसे का निर्माण करता है, रुपए का, जो कि देश की तरक्की में योगदान देता है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वही कहलाती हैं मानव हैं। और भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत में मानव पूंजी निर्माण कहेंगे इसको। अगर यहाँ कोई और देश रहता तो हम किसी और देश का नाम लेते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों को देखते हैं यहाँ पर। भारत में जब भी मानव पूंजी निर्माण की बात आती है, ठीक है, तो भारत में मानव पूंजी निर्माण के कुछ पैमाने हैं। यहाँ मैंने शीर्षक लिखा हुआ है, भारत में मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा शिक्षा। हाँ हाँ, कैसे? अरे आपका माइक, आपका वीडियो ऑन नहीं होगा, देखिए तो, इसीलिए। वीडियो पे कट का निशान तो नहीं है? एक बार चेक करिए ना। आप में से काफी लोग, मुझे लगता है, वीडियो नहीं ऑन करते हैं क्या? देखिएगा, ध्यान दीजिए, वीडियो ऑन रखिएगा ना। ज्योति, आपको वीडियो दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। माइक को बंद कर लीजिए। ज्योति, माइक को बंद करिए। ओके। भारत में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के बाद क्या आता है? स्वास्थ्य। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये सब क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा अभी। आर्थिक उन्नति, ठीक है, आर्थिक उन्नति के बाद लिखिएगा सामाजिक न्याय, फिर लिखिएगा स्वतंत्रता, उसके बाद लिखिए समाज कल्याण। अच्छा, समाज कल्याण को मत लिखिए, प्रौद्योगिकी की उन्नति, ठीक है, प्रौद्योगिकी की उन्नति। कहा जाता है कि ये 6-7 ऐसे सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, जहां से मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चलती है, आरंभ होती है, और यहीं से एक कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, बेहतर तरीके से तैयार होकर निकलता है। अर्थात
ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी सरकार को अच्छे से काम करना होता है, यहाँ पर कुछ पूंजी निवेश करना होता है, उसके बाद कुछ समय बाद कहा जाता है कि यहाँ से एक कार्यशील जनसंख्या निकल कर आती है और भारत में बौद्धिक पूंजी निर्माण होता है और देश आर्थिक तरक्की की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो कहा जाता है कि एजुकेशन, इसको लिख लिए होंगे तो मैं पलटता हूँ। एजुकेशन या शिक्षा की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। कहा जाता है कि भारत में जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा क्या है, भारत में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। आप यदि राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकारों की जो विस्तृत व्यवस्था संविधान में की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपको आर्टिकल 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21 मिलेगा, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला अधिकार। ठीक है, भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार है और कहा जाता है कि यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक निःशुल्क निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि भारत में आप देखिएगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो कहते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो एक आबादी का बड़ा हिस्सा आबादी का बड़ा हिस्सा था जो कि निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। आवश्यकता इस बात की थी कि नई पीढ़ी जैसे जैसे निकल के आ रही है उन्हें हम शिक्षित कैसे करें, कैसे हम लोगों को शिक्षा की ओर उनका रुझान बढ़ाएं, उनको आकर्षित करें। तो इसके अलावा दूसरा, भारत जब आज़ाद हुआ था तो कहते हैं भारत की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि भारत में प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया करा सके। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो सरकारें होती थी, जिस भी पार्टी की सरकार होती थी केंद्र में और राज्यों में, वो कुछ व्यवस्थाएं करती थी, जिसमें से एक व्यवस्था था बड़ा ही चर्चित सर्व शिक्षा अभियान। आपने नाम सुना होगा, स्कूल चले हम वाला। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दो तीन व्यवस्थाएं की गई। क्या क्या की गई? पहला तो हो गया निःशुल्क शिक्षा, और उसके अलावा निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तकें। ठीक है, उसके अलावा एक और विशेष योजना चली, मध्याह्न भोजन। ठीक है, मध्याह्न भोजन कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन पूर्व में भी चला संचालित था शासकीय स्कूलों में, किंतु केवल कक्षा 1 से 5 तक था। कालांतर में कुछ समय बाद उसे कक्षा 8 तक कर दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान के ये तीन अहम
प्रावधान माने जाते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा के मौलिक अधिकार को सही तरीके से अमल में लाया गया या हम कह सकते हैं वास्तविकता के धरातल पर उतारा गया और इसके माध्यम से जो उद्देश्य निर्धारित था, क्या उद्देश्य था कि हम आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं उसको अधिक से अधिक कैसे हम शिक्षा से जोड़ सकें। और चूंकि भारत में एक आबादी का बड़ा हिस्सा था जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, वो अपने बच्चों को कई बार पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते थे, तो इसलिए भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें आ, ड्रेस, पुस्तक, सारी चीजें मुफ्त दी गई कक्षा 1 से 5 तक। अब तो कक्षा 8 तक भी कर दिया गया है। काफी चीजें निःशुल्क ही दी जाती हैं आज भी। तो इससे क्या हुआ कि आने वाले समय में अब देखिए कोई भी प्लान रहता है, कोई भी योजना रहता है, अगर आर्थिक क्षेत्र में वो योजना होती है तो कहते हैं कि देश आर्थिक तरक्की कैसे करेगा, जब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कार्यशील होगी, वर्किंग पॉपुलेशन। तो एक प्लान बनाया गया था कि आज से 20-25 सालों बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये ऐसे बच्चे ना हो, मतलब ऐसे युवा ना बने जो कि बिल्कुल निरक्षर हों, पढ़े लिखे ना हों। फिर वो क्या होगा, वो अपराध की ओर अग्रसर होंगे। उससे बेहतर है कि इनको शिक्षित किया जाए, ये पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा सा काम के लायक होंगे, इनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद ये एक कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके माध्यम से एक व्यवस्था की गई थी कि कैसे शिक्षा के माध्यम से भारत में हम मानव पूंजी निर्माण बेहतर तरीके से कर सकते थे। ठीक है। शिक्षा के बाद आता है जो अगला है, वो है सामाजिक स्वास्थ्य। अच्छा, सामाजिक स्वास्थ्य या था या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र था। चलिए इसके बारे में हम ना कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा समय हो गया है। आज थोड़ा सा मुझे काम भी बहुत सारा है, फाइल वाइल चेक करके थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का ज़्यादा लंबा कक्षा लूँ, तो कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। कल मानव विकास सूचकांक का अंतिम दिन रहेगा, कल मतलब परसों। ठीक है। और उसमें क्या होगा कि हम मानव विकास सूचकांक को ख़त्म कर देंगे, फिर सीधा हम अगले अध्याय पे आ जाएंगे। अभी किसी के पास अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम कक्षा को समाप्त करेंगे। नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े, 20 लोग आज जुड़े हैं, अच्छा लगा। कल और अधिक संख्या में जुड़िए आप लोग और लगातार पढ़ते रहिए। जो नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बोलिए जोड़ने के लिए। ठीक है। और सीधे बोल दीजिएगा कि कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, तो भाई प्रैक्टिकल भी है, उन्हें प्रायोगिक परीक्षा भी देना है, तो सर थोड़ा सा नंबरों पे भी विचार करेंगे कि इसको कितना देना है। तो सभी को बोल दीजिएगा कक्षा अनिवार्य तौर पर अटेंड करें, उपस्थित हों। कोई विशेष कारण आता है तब की बात अलग है कि नहीं कर पाए, बाकी सामान्य दिनों में आलसपन की वजह से कक्षा ना छोड़े बस। चलिए खैर आप लोग सभी विदा लीजिए। हम मिलते हैं परसों। मोस्ट वेलकम सभी को।